सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए 3000 ब्लू स्टोन पर आ गया था, जहां उसके दोस्त काओ युशेंग और लिटिल बनी भी मौजूद थे। काओ युशेंग और टेंग ने मिलकर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था ताकि श्याओ की कल्टिवेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना कर पाए। पर वहां एक मिस्टीरियस लैंप आ गया था जो दाओ रूल्स के खिलाफ कल्टिवेशन करने वाले का टेस्ट लेता था, जिससे दो डार्क क्रिएचर श्याओ पर अटैक करने लग गए थे, जिसकी पावर बिल्कुल श्याओ की तरह थी। सभी ये देखकर हैरान थे। श्याओ ने हरा नहीं पा रहा था, पर जल्दी वो समझ गया था कि अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर ही उन्हें हरा सकता है, और उसने अपनी दो टेक्निक को मिक्स करके उन्हें हरा दिया था, जिससे वो मारे गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि किंग लिटिल बनी और काओ युशेंग भी वहां जाते हैं। श्याओ कहता है कि मैंने इन ब्लू स्टोन की कई सारी फ्लेम को एजो किया है, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। काओ युशेंग कहता है कि ये दोनों आखिर किस तरह के क्रिएचर हैं। लिटिल बनी उन्हें करीब से देखने लगती है और कहती है कि मुझे सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दाओ रूल्स से हटकर कल्टिवेशन करने वाले लोगों को भाप लेते हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग प्राचीन इतिहास से ही इसी तरह लोगों का टेस्ट लेते हुए आ रहे हैं। और इन दो जीवों के अलावा और भी कई सारे ऐसे प्राणी होंगे। वो दोनों डार्क क्रिएचर मरे नहीं थे। एक अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है कि तुम हमें कभी भी मार नहीं सकते। ये देखकर लिटिल बनी काफी डर जाती है और वो पीछे हटने लग जाती है, पर पीछे मौजूद दूसरा डार्क क्रिएचर भी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि एक बार जब हम अंत तक पहुंच जाएंगे तो सभी चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारे रूल्स की वजह से ही ये दुनिया आगे बढ़ती हुई आ रही है। लिटिल बनी काफी डर गई थी। वो जल्दी से की के पीछे जाकर छिप जाती है। उन दोनों डार्क क्रिएचर की बॉडी अब वहां से गायब हो जाती है। श्याओ समझ चुका था कि वो डार्क क्रिएचर उस मिस्टीरियस लैंप से ही प्रकट हुए थे, और वही हमेशा रूल्स से हटकर आगे बढ़ने वाले लोगों को मारने की कोशिश करता है। इसीलिए श्याओ गुस्से में अब अपने स्फीयर को बाहर निकाल लेता है और तेजी से उस मिस्टीरियस लैंप पर अटैक करने जाता है, पर वो लैंप टेलीपोर्ट होकर श्याओ के अटैक से बच जाता है और वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिससे वो काले बादल भी वहां से गायब हो जाते हैं। श्याओ वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये मिस्टीरियस लैंप और वो स्ट्रेंज क्रिएचर कहां से आए थे, पर क्या ये सच है कि इमॉर्टल एरा के एशियन रूल को दफन कर दिया गया था, जिससे ये क्रिएचर बाहर निकल कर आ रहे हैं, और उनकी पावर बिल्कुल मेरे समान क्यों थी। साथ ही उनकी कॉम्बैट और ट्रेजर टेक्निक भी बिल्कुल मेरी तरह थी। किंग कहती है कि इसका अंडरग्राउंड में दफन एशियन रूलर से कोई कनेक्शन नहीं है, पर हो सकता है कि एशियन क्रिएचर वॉइड में कहीं छिपे हुए हो, और वो वॉइड में एक पोर्टल को खोल देती है और श्याओ को उसमें उन्हें ढूंढने को कहती है। श्याओ कहता है कि वॉइड में उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है, और मैं अभी उनके बारे में सोचकर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अब मैंने इन्हें हरा दिया है, इसीलिए फ्यूचर में हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी कल्टिवेशन में काफी सुधार हुआ था और वो इमोर्टल एनर्जी के दुगने फॉर्म को पार कर चुका है, यानी वो जल्दी इमोर्टल स्पीड को शेप दे पाएगा। इससे वो खुश कहता है कि इस फाइट के बाद मुझे काफी अच्छी सफलता मिली है और अब मैं इमोर्टिलिटी को पार करने से सिर्फ कुछ कदम दूर हूँ। लिटिल बनी से खुश हुई कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने में सफल हो जाओगे। काओ युशेंग कहता है कि अभी भी मुझे कुछ गलत लग रहा है। कि ये कहती है कि एक बार जब इमोर्टल एनर्जी अपना शेप ले लेती है तब इसे एक बार में ही पूरी तरीके से कंडेंस कर लेना चाहिए, वरना रियल बॉडी के आसपास मौजूद इमोर्टल एनर्जी गायब हो जाती है। पर इस प्रकार की ये प्रोसेस काफी हार्ड होती है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसे पार करना मुश्किल होगा। भले ही तुम खुद को फोर्स करके इस इमोर्टल एनर्जी को अवशोषित करने की कोशिश करो, पर ये अंत में तुम्हें मार भी सकती है। लिटिल बनी ये सुनकर डर जाती है। श्याओ कहता है कि भले ही मैं इस इमोर्टल एनर्जी को कंडेंस करते वक्त अंत में मारा ही क्यों ना जाऊं, पर फिर भी मैं इस इमोर्टल एनर्जी को जरूर हासिल करूंगा, क्योंकि इससे ही मैं फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्याओ को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब श्याओ वापस से इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने लग जाता है, जिसके लिए वो 3000 ब्लू स्टोन पर मौजूद फ्लेम को वापस से एजो करने लग गया था, और अब वो उन ब्लू स्टोन की 2700 दाओ फ्लेम को एजो करने लगता है। श्याओ ने 1600 फ्लेम को एजो करने से शुरुआत की थी, और अब वो 2700 फ्लेम पर पहुंच गया था, यानी लगातार उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। श्याओ को उन फ्लेम को एजो करते हुए एक महीना गुजर जाता है, पर वो हार नहीं मानता और लगातार उस इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करता रहता है। और अब इमोर्टल एनर्जी के डोंगेन नेम गैस स्टेज पर पहुंच गया था। श्याओ की हालत अब खराब होती जा रही थी, क्योंकि इतने दिनों तक फ्लेम को एजो करने से
उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। सभी ये देखकर परेशान थे। शियाओ अब किंगी के दिए हुए फ्रूट को खाने लगता है ताकि अपनी पावर को रिकवर कर सके। टेंग कहता है कि सौभाग्य से तुम्हें इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम लिक्विड मिल गया था, वरना तुम्हारा जिंदा रहना अब काफी ज्यादा मुश्किल होता। शियाओ ब्लू स्टोन की 2800 फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे अब शियाओ के अंदर से काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि शियाओ कल्टिवेशन में सफल हो गया था। ये देखकर टेंग काफी खुश होता है और उसके बाकी दोस्त भी काफी खुश थे। शियाओ ने मिचियो फेरी स्वीट को रिफाइन किया था जो उसके चारों तरफ मूव कर रही थी। लिटिल बनी खुशी से झूमने लगती है और कहती है कि वास्तव में शियाओ ने जो कहा था वो कर दिखाया और ये इमोर्टल एनर्जी स्वीट ये शो कर रही है कि शियाओ ने इमोर्टिलिटी को शेप दे दिया है। काओ युशेंग कहता है कि मुझे देखकर बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वास्तव में इमोर्टिलिटी की कल्टीवेशन अफवाहों की तुलना में काफी चौंकाने वाली है। की कहती है कि यह काफी अच्छा हुआ कि शियाओ ने डेडली डिजास्टर को भी पार कर लिया। वास्तव में शियाओ के पास काफी अच्छी किस्मत है जिससे ये सक्सेस प्राप्त कर पाया। टेंग खुशवा कहता है कि अब हम अपने सभी दुश्मनों से बदला ले सकते हैं और एक एक करके सभी सेक्ट के साथ डील करने का वक्त आ चुका है। हम उन पर अटैक करके उनके सभी मैजिक इंग्रेडिएंट को छीन लेंगे जिन्हें मैं अपने नाश्ते में खाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। पर तभी वहाँ वो डार्क क्लाउड वापस से आने लगते हैं। लिटिल बनी ये देखकर परेशान होती है और कहती है कि मिस्टीरियस क्लाउड वापस लौट कर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उन डार्क क्लाउड में से वो मिस्टीरियस लैंप भी वहाँ जाता है। किंग ये देखकर परेशान हो रही थी। वो कहती है कि अब वापस से यहाँ क्या घटित होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ ने जो सफलता हासिल की है उसकी वजह से मिस्टीरियस लैंप वापस से प्रकट हुआ हो और ये इसे वापस से मारने की कोशिश करेगा। पर अभी शियाओ की बॉडी उन फ्लेम की वजह से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी जिससे ये उन डार्क क्रिएचर से कैसे फाइट कर पाएगा। तभी वहाँ शियाओ के आसपास डार्क मिस्ट फैलने लगती है और वो डार्क क्रिएचर वहाँ प्रकट होने लगते हैं। पर इस बार उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और वो सैकड़ों की संख्या में आए थे। यह देखकर लिटिल बनी परेशान हुई कहती है कि क्या शियाओ को इस इमोर्टल एनर्जी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, पर वो एक साथ इतने सारे डार्क क्रिएचर से कैसे फाइट कर सकता है। टेंग भी बोलता है कि क्या पिछली बार की तरह यह डार्क क्रिएचर की ताकत अभी भी शियाओ के समान होगी। अगर ऐसा हुआ तो शियाओ का बचना काफी मुश्किल होगा और ये डेड एंड की तरह है क्योंकि शियाओ अपनी पीक पावर के साथ भी इस पूरे डार्क क्रिएचर के ग्रुप का सामना नहीं कर पाएगा। लिटिल बनी कहती है कि हम शियाओ को मरने नहीं दे सकते, हम सभी को उसकी मदद करनी होगी। पर किंगी उसे रोक लेती है और कहती है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जब तुमने शियाओ की मदद करने के लिए डार्क क्रिएचर पर अटैक किया था तो उससे शियाओ पर बुरा असर हुआ था। पर मुझे उम्मीद है कि शियाओ खुद इस सिचुएशन को संभाल सकता है, इसीलिए हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस इमोर्टल एनर्जी का शियाओ पर कोई मैजिकल इफेक्ट होगा जिससे वो खुद को बचा सकता है। उस इमोर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से शियाओ लगातार कमजोर होता जा रहा था और अब उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। शियाओ कहता है कि क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है जो मेरी इस इमोर्टल स्पीड के शेप लेते ही मुझे खूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। पर चाहे कुछ भी हो, पर अब मुझे चेक करना होगा कि इमोर्टल एनर्जी मेरे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल है। पर तभी शियाओ को दर्द होता है और इमोर्टल एनर्जी बिखर जाती है। ये देखकर टेंग परेशान हुआ कहता है कि क्या फेरी स्पीड यानी इमोर्टल एनर्जी गायब हो चुकी है। क्या अब शियाओ इन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि इमोर्टल एनर्जी शियाओ की बॉडी के अंदर चली गई थी और उस इमोर्टल एनर्जी के गायब होने से वो काले बादल भी वहाँ से गायब हो जाते हैं और उन डार्क क्रिएचर के साथ वो मिस्टीरियस लैंप भी वहाँ से चला जाता है। शियाओ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस इमोर्टल एनर्जी का क्या हुआ क्योंकि वो इमोर्टल एनर्जी उसके ब्लड के साथ फ्यूज हो चुकी थी। लिटिल बनी किंगी और काओ युशेंग वहाँ ऊपर आ जाते हैं। शियाओ भी उनके करीब आ जाता है। किंगी उससे पूछती है कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो। शियाओ कहता है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही है। टेंग कहता है कि उन डार्क क्रिएचर को लगा होगा कि तुम इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने में फेल हो गए, इसीलिए वो यहाँ से गायब हो गए। लिटिल बनी कहती है कि काफी अफसोस की बात है, शियाओ की इमोर्टल एनर्जी ने शेप ले लिया था। भले ही वो एनर्जी छोटी सी मात्रा में थी पर वो अचानक गायब कैसे हो गई। काओ युशेंग कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि एक बार जब किसी जीनियस ने इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किया था तो उसकी सोल और बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। पर ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो इमोर्टल एनर्जी बॉडी के अंदर एंटर कर गई है जिससे वो बॉडी को पूरी तरीके से एनर्जी से भर देती है जिससे उस जीनियस की लाइफ को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पर उस जीनियस को एक सुप्रीम बीइंग ने पकड़ लिया ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके और आखिरकार वो जीनियस मारा गया। शियाओ से कहता है कि क्या उस जीनियस ने पकड़े जाने के बाद इमोर्टिलिटी को कल्टिवेट करना जारी रखा था।
काओ युशेंग कहता है कि वो मर गया और तुम उसकी इमोर्टलिटी के बारे में सोच रहे हो। उसने इमोर्टल फेरी स्वीट को सिर्फ शेप दिया था। अगर उसने इमोर्टलिटी को पूरी तरीके से कल्टिवेट किया होता तो उसे कोई नहीं मार सकता था, पर अब उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। टेंग इससे डर जाता है तो शियाओ कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे मैं उस इमोर्टल स्पिरिट को कल्टिवेट कर सकता हूँ। किंगी बताती है कि मैंने कुछ बाहरी लोगों के रिकॉर्ड्स देखे हैं। जब इमोर्टल स्पिरिट बॉडी के अंदर जाकर उसे नरिश करती है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉडी को रिकवर करके पीक कंडीशन में ला सकता है। इसीलिए तुम्हें भी अपनी बॉडी को दोबारा चेक करना चाहिए। तो शियाओ वापस से एलाइनमेंट स्टोन पर कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। वो आधे महीने तक कल्टिवेशन करता है जिससे वो इमोर्टल स्पिरिट वापस से बाहर आ जाती है। शियाओ कहता है कि वो इमोर्टल स्पिरिट पूरी तरीके से गायब नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी मुझे इस इमोर्टल एनर्जी में आगे बढ़ने की जरूरत है जिससे ही मैं खुद को जान सकता हूँ। और अब वो इमोर्टल स्पिरिट उसकी पूरी बॉडी में फैलने लग गई थी। शियाओ को एहसास होता है कि कोलू कॉफिन में जो सीक्रेट फायर मौजूद थी वो भी उसकी बॉडी के अंदर आ गई थी, पर अफसोस की बात है कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। शियाओ की बॉडी में वो एशियन स्क्रिप्चर्स भी मौजूद था जो इमोर्टल स्टोन को उठाने की वजह से उसे मिला था। ये बिल्कुल एक मैजिक है, रीइंकार्नेशन की तरह था। ये थर्ड टाइप का ऋण है जो मेरे गॉड हैंड के जितना ही पावरफुल ट्रेजर हो सकता है, और वो ऋण उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहे थे। शियाओ कहता है कि एक दिन मैं प्रैक्टिस का एक नया रास्ता क्रिएट करूंगा जो इमोर्टल एरा से बिल्कुल डिफरेंट होगा और ये इस युग से भी सबसे अलग होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।